नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में अपने 100 मॉडल पेपर की सीरीज में आज का अपना 13वां मॉडल पेपर देखेंगे। दोस्तों, जो चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ए की आयु बी की आयु की 7/5 है। यदि उनकी आयु का योग कितना दे रखा है दोस्तों, 72 है, तो बी की आयु ज्ञात करनी है। दोस्तों, ए की आयु कितनी, ए और बी का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा है, 7/5 दे रखा है। तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 7+5 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। लेकिन एक्चुअल में इनकी आयु का योग कितना दे रखा है, 72। तो 72 किसके बराबर है दोस्तों, 12 के बराबर है। अब अपन को किसकी बी की आयु ज्ञात करनी है, बी का अनुपात कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो इंटू क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। तो 72 12 से कट जाएगा, कितनी बार, 6 बार कटेगा। 6 × 5 करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 वर्ष। तो बी की आयु कितनी हो गई दोस्तों, 30 वर्ष। और यदि अपने ए की आयु ज्ञात करनी होती तो ए की आयु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 72 अपॉन योग तो 12 का 12 दे रखा है दोस्तों, और ए की आयु, ए का अनुपात कितना, 7 दे रखा है, 7 से गुणा कर लेते हैं। तो 72 वही 6 से कटता, 6 बार जाता भाग 72 में 12 का, और 6 × 7 करते तो 7×42 वर्ष। तो दोस्तों, इस टाइप से हमको अनुपात वाला क्वेश्चन कर रहा है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक गांव की 12/25 जनसंख्या पुरुष है, जिसमें से आधे पुरुष विवाहित है, तो गांव में कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित है। दोस्तों, गांव में 25 में से 12 पुरुष है, तो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या देख लेते हैं दोस्तों। महिलाएं, पुरुष तथा कुल। दोस्तों, 25 में से कुल तो कितने हैं दोस्तों, 25 है। 25 में से 12 जनसंख्या कितनी है पुरुषों की, तो 12 पुरुष है। तो महिलाएं कितनी हो जाएगी दोस्तों, 13 महिलाएं हो जाएगी, जिसमें से आधे पुरुष विवाहित है। तो अविवाहित कितने हो जाएंगे दोस्तों, अविवाहित देख लेते हैं। अविवाहित, अविवाहित पुरुष आधे विवाहित है, तो आधे अविवाहित, तो 12 में से आधे 6 विवाहित है, तो 6 अविवाहित हो जाएंगे। और महिलाएं कितनी, 6 विवाहित होंगी, तो कितनी महिलाएं अविवाहित हो जाएगी दोस्तों, 7 महिलाएं अविवाहित हो जाएगी। तो टोटल अविवाहित कितने हो जाएंगे, 7 और 6 13। दोस्तों, 25 में से 13 की जनसंख्या अविवाहित है, तो इसका प्रतिशत निकालना दोस्तों। तो 13 अविवाहित है, किसमें से, 25 में से। इंटू क्या कर देंगे दोस्तों, 100। 25 से 100 कट जाएगा, कितनी बार, 4 बार। 13 × 4 करेंगे तो दोस्तों 13×4 52, 52% राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन अपने बी राइट हो जाएगा। कितनी प्रतिशत, 52% जनसंख्या अविवाहित है। दोस्तों, आप चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो गई है। एक परिवार चीनी की खपत कितने % कम करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। चीनी के भाव दोस्तों कितने, 25% बढ़ गए हैं, तो परिवार कितनी खपत कम करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो हम मान लेते हैं कि पहले भाव क्या था दोस्तों, 100 रुपए, और 25% की वृद्धि हुई, तो अब नई रेट क्या होगी दोस्तों, 125 रुपए। तो कितने % की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई। तो अपन को खपत कितनी वृद्धि कितनी हो गई दोस्तों, 25% की वृद्धि हुई, 25 रुपए की। और नई रेट क्या है दोस्तों, 125 हो गई है। इंटू 100 कर देंगे दोस्तों। 25 से 125 कट गया, कितनी बार, 5 बार। 5 से 100 कट जाएगा, कितनी बार, 20 बार। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों, इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। फॉर्मूला होता है दोस्तों, अंतर अपॉन नया भाव, अपॉन नया भाव, इंटू में क्या करना दोस्तों, 100। दोस्तों, जितने % अंतर आ रहा है, जैसे कि 20% अगर कम होती तो अंतर कितना होता है, 20 रुपए का। तो नया भाव कितना हो जाता है, अगर 20% कम होती तो पहले 100 हो गई, 100 से 20% कम होती तो दोस्तों कितने हो जाते, 80 हो जाती। तो नया भाव कितना होता है, 80 हो जाता। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है अपने दोस्तों, एक पंखे व कुर्सी के क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, 3:5 दे रखा है। तो पंखे व कुर्सी का कॉस्ट प्राइस देगी 3:5 के अनुपात में। दुकानदार पंखे को 40% लाभ पर बेचता है और कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है। तो पूरे व्यापार में उसे कितने % लाभ हुआ। पंखा पंखे का कितना प्रतिशत दे 3 अनुपात, और कुर्सी का कितना दे रखा है दोस्तों, 3:5 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ दोस्तों आपको। अपन को सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, 3:5 दे रखा है, तो 3 के आगे एक 0 लगा देना, 30।
और 5 के आगे भी जीरो लगा देना, 50 हो जाएगा। तो पंखे पर कितना लाभ हो रहा है? 30% का। और कुर्सी पर कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? क्रय मूल्य दोस्तों, सॉरी, क्रय मूल्य, पंखे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 30। और कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 50। तो दोनों का क्रय मूल्य अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 80। तो ये तो हो गया अपने कॉस्ट प्राइस का अनुपात देगा, जो कि 3:5 था दोस्तों। कुछ नहीं करना, आपने एक आगे जीरो लगा देना ताकि इक्वेशन को सोल्व करने में सिंपल हो। तो दोस्तों कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है। तो कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 रुपए हो जाएगा। और पंखे को कितने परसेंट? 40% लाभ पर बेचता है, तो पंखे का 40%, 30 का 40% दोस्तों कितना हो जाएगा? 12 रुपए हो जाएगा। तो टोटल लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? 10 और 12 दोनों को जोड़ देंगे तो 22 रुपए का लाभ हो रहा है दोस्तों। 22 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है दोस्तों? 80 रुपए पर 22 रुपए का लाभ हो रहा है, इंटू 100%। में ज्ञात करने के लिए इंटू 100 लगा देंगे। तो दोस्तों 20 से 80 कितने बार कटेगा? 4 बार कटेगा। 20 से 100 कितने बार कटेगा? 5 बार कटेगा। 22 110, 110 में 4 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 22 110, 110 में 4 का भाग देंगे तो दोस्तों 27.5%। कितना आएगा दोस्तों? 27.5%। तो ऑप्शन अपने ए राइट हो जाएगा, 27.5%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने दे रखा है, 25 नींबू बेचने पर एक दुकानदार को 5 नींबू के क्रय मूल्य जितना लाभ होता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक दुकानदार है, 25 नींबू बेचता है, तो उसे 5 नींबू के क्रय मूल्य जितना लाभ होता है। तो अपन मान लेते हैं कि एक नींबू का प्राइस कितना है? एक नींबू का प्राइस कितना है? 1 रुपया। एक नींबू का प्राइस दोस्तों कितना है? 1 रुपया अपन ने माना है। तो 25 नींबू का प्राइस कितना हो जाएगा? 25 रुपए। और उसको लाभ कितना हो रहा है? 5 रुपए के क्रय मूल्य जितना। तो 5 का लाभ हो रहा है, 5 रुपए का लाभ हो रहा है, 25 पे लाभ हो रहा है दोस्तों। इंटू परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो 5 से 25 कितने बार कटेगा दोस्तों? 5 बार कट जाएगा। और 5 से 100 कितने बार कटेगा दोस्तों? 20 बार कट जाएगा। तो राइट आंसर अपने क्या हो जाएगा दोस्तों? 20%। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 20% का लाभ हो रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने दे रखा है, एक व्यक्ति है, एक स्कीम में कुछ धन निवेश करता है 5% की दर पर, 6 वर्ष के लिए निवेश कर देता है। यदि समयावधि के बाद उसे 1560 रुपए की राशि प्राप्त होती है तो उसे कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे? दोस्तों उसने 5% पर 6 वर्ष के लिए निवेश किया, तो उसका टोटल परसेंट कितना परसेंट रिटर्न हो गया दोस्तों? 5% इंटू 6 वर्षों के लिए दोस्तों 30% का उसको लाभ मिला। तो समयावधि के बाद उसको 1560 रुपए की प्राप्ति हुई। तो पूरे समयावधि के बाद मिश्र धन कितना है दोस्तों? 1560, जिसमें ब्याज भी शामिल है। तो 1560 किसके बराबर है दोस्तों? ब्याज भी, अगर 30% तो ब्याज हो रहा है, और मूलधन कितना होता है दोस्तों? हमेशा 100 मानते हैं मूलधन को। तो 100 प्लस 30 करेंगे तो दोस्तों 130 हो जाएगा। और इंटू अपन को मूलधन ज्ञात करना है तो 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 13 का भाग 156 में देंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 12 बार जाएगा। 12 इंटू 100 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 1200। तो दोस्तों मूलधन कितना हो गया? 1200 इसने निवेश किया था। तो उसका लाभ कितना हो गया दोस्तों? 1560 में से अपन को 1200 निकाल देना है। 1200 जो निवेश किया था, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 360 का उसको लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी अपने राइट हो जाएगा, 360 का लाभ हुआ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत वजन दे रखा है दोस्तों 59 kg है। तो 30 छात्रों का औसत वजन 64 kg है। तो छात्राओं का औसत वजन ज्ञात करना है। छात्राओं का औसत वजन अपन को ज्ञात करना है। तो 50 विद्यार्थियों का औसत वजन 59 kg दे रखा है दोस्तों। तो 50 इंटू 59 कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2950 kg। तो दोस्तों सभी छात्र कक्षा में सभी का औसत वजन कितना हो गया? टोटल वजन कितना हो गया? 2950 kg। उसमें से 30 छात्राओं का वजन, औसत वजन 64 kg दे रखा है। तो अपन छात्राओं का औसत वजन निकाल लेते हैं। तो 30 छात्रा है और उसमें औसत वजन कितना है? 64 है। तो टोटल वजन छात्राओं का कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 इंटू 64 करेंगे तो 1920 kg। तो छात्राओं का वजन निकल गया। कुल वजन दे रखा है, उसमें से छात्र का वजन गर्ल्स का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो गर्ल्स का वजन कितना हो जाएगा दोस्तों? 1030 kg हो जाएगा।
तो छात्राओं का औसत वजन ज्ञात करना है। तो छात्राओं की संख्या कितनी हो दोस्तों? कुल विद्यार्थी 50 है, उसमें से 30 छात्र हैं, तो कितने छात्राएं हो जाएगी दोस्तों? 20 छात्राएं हो जाएगी। तो गर्ल्स कितनी हो गई? 20 हो गई। तो गर्ल्स का परसेंटेज निकालेंगे, मतलब कि औसत वजन निकालेंगे, तो 1030 में किसका भाग देंगे? 20 का भाग दे देंगे दोस्तों। तो 1030 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 51.5 केजी। औसत वजन कितना हो गया? 51.5 केजी। ऑप्शन सी अपने राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी वर्गाकार मैदान का परिमाप दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार मैदान है, उसका परिमाप 84 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है दोस्तों? 4a। 4a इजिकल टू कितना देगा? 84 दे रखा है। तो a का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों, 84 अपॉन 4 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो भुजा का मान कितना हो गया? 21 हो गया। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी? 21। 21 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 441। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपने? 441। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 441 सेंटीमीटर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूला के माध्यम से ही ये क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, सर्वाधिक जिलों वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है कनाडा, ऑप्शन बी दे रखा है यूएसए, ऑप्शन सी दे रखा है फिनलैंड, और ऑप्शन डी दे रखा है ब्राजील। सर्वाधिक जिलों वाला देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कनाडा। सर्वाधिक जिलों वाला देश कौन सा है दोस्तों? कनाडा। ग्रेट बियर झील यहाँ कनाडा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील कनाडा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दे रखा है हॉलैंड, ऑप्शन सी दे रखा है स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन डी दे रखा है इटली। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट के माध्यम से जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन का। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा जाता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए दे रखा है 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी दे रखा है 1951, ऑप्शन सी दे रखा है 1969, और ऑप्शन डी दे रखा है 1972। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने, रक्त में लाल रंग का कारण कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन ए दे रखा मैग्नीशियम, ऑप्शन बी दे रखा सोडियम, ऑप्शन सी दे रखा कैल्शियम, और ऑप्शन डी दे रखा लौह तत्व। तो रक्त में लाल रंग का कारण कौन सा होता है दोस्तों? हीम नामक का लौह तत्व होता है, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों ऑप्शन अपने डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि अपने तैयारी को, उनकी भी तैयारी को मजबूती मिल सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? गंगा नदी हो जाएगी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर दोस्तों सिंपल है, इसको आपको कंठस्थ करना है। इसके बाद दोस्तों कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। और गंगा नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख नामक स्थान से, गंगोत्री हिमनद से। ये कहाँ से स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए दोस्तों कब हुआ था? 1917। ऑप्शन ए देगा 1917, ऑप्शन बी देगा 1919, ऑप्शन सी देगा 1921, ऑप्शन डी देगा 1923। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके लिए जिम्मेदार कौन था दोस्तों?
जनरल डायर था। जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? जनरल डायर। जनरल डायर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? किस राज्य से लगती है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए देगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी देगा गुजरात, ऑप्शन सी देगा केरल, ऑप्शन डी देगा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा किसकी लगती है? गुजरात की। गुजरात की लंबाई कितनी है? लगभग गुजरात की तटरेखा की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। जिसके बाद आंध्र प्रदेश की लंबाई कितनी, तटरेखा की लंबाई है 974 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको तटरेखा वाले राज्य याद रखने हैं। तो चार राज्य तो ये दे रखे, तमिलनाडु, गुजरात और केरल और आंध्र प्रदेश। के अलावा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये तटरेखा वाले राज्य है। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि संविधान संशोधन का प्रावधान कौन से संविधान आर्टिकल में दिया गया है। तो ऑप्शन ए दे रखा है आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 368 या आर्टिकल 370। दोस्तों आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था, जो कि अब हटा दिया गया है। और आर्टिकल 368 में क्या है दोस्तों? संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। तो अपने राइट आंसर को क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 आपातकाल से संबंधित है। किससे दोस्तों? आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 360 में कौन सा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और दोस्तों 356 में कौन सा आपातकाल लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो कि राज्य में लगाया जाता है, राज्य आपातकाल। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपने दे रखा है, भारत के किस राज्य में को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? ऑप्शन ए देगा पंजाब, ऑप्शन बी देगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी देगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी देगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों चारों ही राज्य में चावल का बहुत अधिक खेती होती है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गीता गोविंद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए देगा तुलसीदास, ऑप्शन बी देगा सूरदास, ऑप्शन सी देगा जयदेव और ऑप्शन डी देगा कालिदास। तो गीता गोविंद के लेखक कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा अपना जयदेव। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गीता गोविंद किस किस प्रकार की है लेख रचना है दोस्तों? गोपी के साथ कृष्ण के प्रेम पर केंद्रित है। जो कि गीता गोविंद कब लिखा गया था दोस्तों? 12वीं सदी में लिखा गया था। 12वीं सदी में जयदेव के द्वारा लिखा गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि p प्लस क्यू इजिकल टू 12 है और p माइनस क्यू इजिकल टू 4 है, तो p का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इक्वेशन दे रखी है p प्लस क्यू इजिकल टू क्या दे रखा है दोस्तों? 12 दे रखा है। और p माइनस क्यू इजिकल टू कितना दोस्तों? 4 दे रखा है। तो दोस्तों अगर p का मान ज्ञात करना है तो प्लस माइनस क्यू से कट जाएगा, p और p जोड़ देंगे तो दोस्तों 2p हो जाएगा। इजिकल टू 12 और 4 दोस्तों 16 हो जाएगा। p इजिकल टू 16 बट्टा 2 करेंगे दोस्तों तो कितना? 8 आंसर आ जाएगा। तो p का मान कितना है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, तो अब वह किस दिशा में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर आप सोल्व कीजिए, कॉपी लेकर बैठिए साथ में। दोस्तों इसका आंसर आप रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक न एक क्वेश्चन इससे इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। तो आप सोल्व करिए और इसका आंसर कमेंट में माध्यम से दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर अपन निकालते हैं। एक आदमी सबसे पहले उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले आदमी उत्तर में 7 किलोमीटर चला दोस्तों, उसके बाद वो बाएं और मुड़ा, तो बाएं मुड़ा, उसके बाद 5 किलोमीटर चला दोस्तों। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ा, तो फिर से बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला।
दोस्तों अब वह किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में स्थित है दोस्तों, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में उत्तर राइट हो जाएगा, अपना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पश्चिम दिशा में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में वहन 12वीं अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दोस्तों प्रिंट मिस्टेक हो गई दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो प्रिंट मिस्टेक होगी यहाँ पे, बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में एक की तरफ से 12वां अक्षर देखना है, एक की तरफ से बाईं ओर से 12वां अक्षर देखना, उसके वापिस दाईं ओर 7वां अक्षर देखना है, 7वां अक्षर देखना है। तो 12 और 7 कितने होंगे दोस्तों, दोनों को जोड़ लेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 पे कौन सा अक्षर होता है, एस होता है। 19 किसका क्रमांक होता है दोस्तों, एस का होता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए वो जिसमें बाएं और दाएं दोनों अलग अलग दे रखा हो, तो उसमें अपन को क्या करना पड़ता है दोस्तों, जोड़ना पड़ता है। बाएं प्लस बाईं और दाईं ओर दोनों दे रखा हो तो दोस्तों क्या करना है, सिंपल है, जोड़ लेना है। और अगर सेम दे रखा है तो माइनस करना है, अगर सेम हो तो अपन को क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। तो दोस्तों 12 और 7 दोनों बाएं और दाएं अलग अलग दे रखा है, तो 12 प्लस 7 करेंगे दोस्तों 19 हो जाएगा। 19 पे कौन सा वर्ड होता है दोस्तों, यस होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने, यदि किसी गुड भाषा में फॉर्म को डी क्यू पी ओ लिखा जाता है तो रोग को कैसे लिखेंगे। तो फॉर्म को दोस्तों कैसे लिखेगा, एफ ओ आर एम। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एफ में क्या किया, एफ का क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। 6 में से 2 माइनस कर दिया तो दोस्तों कितना हो गया, 4 आ जाएगा। 4 पे कौन सा होता है, अक्षर डी होता है, तो -2 कर दिया। ओ का क्रमांक होता है दोस्तों 15 होता है। 15 में से दोस्तों 2 प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 17 हो गया। 17 पे प्लस क्या किया दोस्तों, 2 कर दिया, तो 17 पे क्यू हो गया। यहाँ पे वापस -2 क्या सीरीज चल रही, +2 -2 की, -2 करेंगे। आर का क्रमांक होता है 18, 18 में से -2 कर दिया दोस्तों तो कितना आएगा, 16। 16 पे कौन सा वर्ड होता है, पी होता है। फिर वापस +2 करेंगे दोस्तों, तो एम का क्रमांक 13 होता है। 13 में 2 प्लस करेंगे तो 15 पे पी ओ आ जाएगा दोस्तों। तो रोग को कैसे लिखेंगे दोस्तों, ROCK। आर का क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। 18 में से सबसे पहले -2 करना है दोस्तों, -2 कर देंगे। तो -2 करेंगे दोस्तों, तो 18 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 पे क्या आता है दोस्तों, पी आता है। फिर ओ का क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। फिर +2 करेंगे, 15 में 2 करेंगे जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 का क्रमांक पे कौन सा वर्ड आता है, क्यू आता है। फिर -2 करेंगे, सी में से -2 करेंगे तो दोस्तों ए आ जाएगा। और के में +2 करेंगे दोस्तों, अब फिर से तो के +2 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपना PQAM। तो ऑप्शन ए दे रखा है PQAM, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपने दे रखा है शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। दोस्तों 5 वर्ड दे रखे हैं, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो ऑप्शन अपन ए देखते हैं, वाई वाई सब में दे रखा है। उसके बाद दोस्तों ए वाला पहले आएगा, तो ऑप्शन 4 और 5 को बाद में देखना है, 1 2 3 ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें के दे रखा है। 2 और 3 ऑप्शन को देखते हैं, तो के वाला ऑप्शन 2 पहले हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाई एक के और के इसके बाद के दे रखा है, तो के पहले आएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन 2 सब में पहले ही दे रखा है, ऑप्शन 2 कट गया। इसके बाद अपन देखते हैं, ऑप्शन 2 हो गया। अब 4 1 और 3 में देखते हैं दोस्तों, इसमें पहले कौन आएगा, 1 और 3 में सबसे पहले YAN, और इसमें वाई एक के दे रखा है, तो वाई एक के पहले आएगा, तो ऑप्शन 3 पहले आएगा दोस्तों। तो 2 3 सब में 2 3 दे रखा है, तो 2 3 हो गया दोस्तों। आगे और सोल्व करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों कौन सा ऑप्शन आएगा, YAN एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें वाई ओ दे रखा है, उसमें सबसे पहले वाई ए दे रखा है, ए पहले आता है, ओ बाद में आता है। ऑप्शन 1 पहले आ जाएगा दोस्तों। 2 3 1 2 3 1 दो ऑप्शन में दे रखा है, एक ए ऑप्शन में दे रखा है और एक सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो अगला, अगर अब देखते हैं 4 और 5 में से कौन पहले आएगा दोस्तों। तो वाई ओ डबल बी सेम दे रखा है। उसके बाद देखा ई दे रखा है, उधर इधर आई दे रखा है, तो ई पहले आता है दोस्तों या आई पहले आता है, तो अपने ई पहले आता है, तो ऑप्शन 4 पहले आ जाएगा दोस्तों। तो 4 पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा, तो उस ऑप्शन अपने राइट हो जाएगा 2 3 1 4 5। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, 2 3 1 4 5। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने, यदि गुणा का अर्थ दे रखा है भाग और माइनस का अर्थ होता है गुणा, और भाग का अर्थ दे रखा है प्लस और प्लस का अर्थ दे रखा है माइनस, तब एक इक्वेशन दे रखी है, इसको अपन को सोल्व करना है। तो इक्वेशन को अपन सिंपल लिख लेते हैं दोस्तों। 3 दे रखा है और माइनस का निशान लगा रखा, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा है, 3 इंटू 15 हो जाएगा। फिर भाग का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, भाग का अर्थ प्लस दे रखा है, प्लस क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर दे रखा गुणा का स्थान, गुणा के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, गुणा का अर्थ दे रखा है भाग दे रखा है, तो भाग में क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। फिर प्लस का निशान है, तो प्लस का अर्थ क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। तो दोस्तों 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 प्लस 19 कर लेंगे, भाग में 8 आ जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। 45 और 19 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 64 आ जाएगा। 64 बटा हुआ 8 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। 8 से 64 कितनी बार कटेगा दोस्तों, 8 बार कटेगा, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर अपने क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 2। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है, इसको अपन को पूरा करना है। सीरीज में सबसे पहले दे रखा है 17 दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 25 दे रखा है, उसके बाद 33 दे रखा है, उसके बाद 41 दे रखा है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। 17 और 25 के बीच का अंतर निकालते हैं अपन सबसे पहले, तो अंतर कितना आता है दोस्तों, 8 का अंतर है। 25 और 33 के बीच में अंतर निकालते हैं तो दोस्तों 8 का अंतर है। और 33 और 41 के बीच का कितना अंतर है दोस्तों, 8 का अंतर है। तो आगे भी दोस्तों 8 का अंतर आएगा, तो 41 में अपन 8 प्लस कर देते हैं दोस्तों, 41 प्लस 8 कर लेते हैं दोस्तों, तो कितना आता है, 49 हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 49। दोस्तों आज अपने मैथ्स के और रीजनिंग के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए। दोस्तों आज आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों 25 में से 25 किसके सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे दोस्तों सर मेरे 25 में से 25 सही हुए, वो कमेंट करके जरूर बताएं कि 25 में से आपके 20 सही हो रहे हैं या पूरे 25 में से 25 सही हुए। दोस्तों आज का अपना 13वां मॉडल पेपर था, इसी तरह अपन 100 मॉडल पेपर की सीरीज को पूरा करेंगे, जिससे आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके और आपकी एक सीट पक्की हो सके। तो दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ सभी को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करूं। चलिए अपनी आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।